ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं अग्निवीर भर्ती की रिक्रूटमेंट प्रोसेस को लेकर और हमारे साथ मौजूद है कर्नल भंडारी साहब। भंडारी साहब, ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरह से हमारी बात हो रही थी कि जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है तीनों का अलग अलग है, जिस तरीके से आपने बताया कि रिक्रूटमेंट जो है वो काफ़ी फास्ट होती है, तो क्या ये पूरी जो प्रक्रिया है उसके डॉक्यूमेंटेशन से लेकर के फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, क्या ये सभी एक दिन में हो जाती है सभी चीज़ें? नहीं, एक दिन में आर्मी के केस में भी एक दिन में नहीं होती है। आर्मी का जो रिक्रूटमेंट है, एक जगह मान लीजिए अभी जयपुर में हुआ एग्जाम्पल के लिए, तो कम से कम 15 दिन चलता है, बैच आफ्टर बैच, तो स्टेज वाइज चलता है। तो कुछ कार्रवाई एक दिन में हो जाती है, तो कुछ के लिए आपको नेक्स्ट डे आना पड़ता है। तो जनरली हम ये रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ये कहते हैं कि आप 5 दिन की तैयारी करके आओ, अपना खाना पीना, अपना रहना, बाकी साधन अपने उस तरह से जुटा के आओ। सर, बात कर रहे हैं हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस की, तो क्या कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस पर असर डालते हैं एक कैंडिडेट की? सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट ये है कि जो भारत सरकार ने ले डाउन कर रखा है आरएमपी फैक्टर जी, रिक्रूटेबल मेल पॉपुलेशन। अब ये शायद क्योंकि महिलाएं भी जा रही है तो इस फैक्टर को थोड़ा नया डेफिनेशन दिया जा सकता है, क्योंकि अभी तो महिलाएं उतने नंबर में नहीं जा रही हैं। तो ये भी हो सकता है कि आरएमपी मेल के लिए ही रहे, महिलाओं के लिए ना रहे। तो ये एक फैक्टर होता है, उससे वैकेंसीज डिसाइड होती है कि स्टेट की कितनी वैकेंसीज होती हैं। फिज़िकल स्टैंडर्ड्स आर्मी के अंदर डिफरेंट हैं, 6 रीजन्स में इंडिया में बांटा गया है। अब मिसाल के तौर पे आप ले लीजिए राजस्थान को। राजस्थान आता है सेंट्रल प्लेन्स, वेस्टर्न प्लेन्स में आता है। तो राजस्थान में जीडी के लिए जो रिक्वायरमेंट है हाइट का वो 170 है सेंटीमीटर्स है। अब वही जीडी एंट्री, अग्निवीर जीडी एंट्री अगर मध्य प्रदेश का बच्चा है उसके लिए 168 है, क्योंकि वो सेंट्रल एरिया में आता है। तो इस तरह से रीजन वाइज हाइट डिसाइड होती है आर्मी के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कुछ कम्युनिटीज़ ऐसी हैं, जैसे आदिवासीज़ हैं, गोरखास हैं, आपके लद्दाखीज़ हैं, इनके लिए हाइट के रिलैक्सेशंस हैं। दूसरा ये है कि कुछ ट्रेड ऐसे हैं जिनकी हाइट रिक्वायरमेंट्स कम है, जैसे क्लर्क है, उसके लिए आर्मी के अंदर अग्निवीर की हाइट का रिक्वायरमेंट कम है। तो ये एक बड़ा फैक्टर होता है। सबसे बड़ी बात जो है कि आप सही यूथ को कैसे लाते हैं और सही जगह पर उसको ट्रेड आप दिलवा सकते हो। ये रिक्रूटिंग का सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि कुछ एरियाज है जिसमें रिक्रूटमेंट बहुत कम संख्या में होता है, पर एम ये होता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको दी जाए। और हमें रिक्रूटमेंट में ये भी ध्यान रखना पड़ता है, जो अधिकारी लोग हैं, कि हम सिर्फ ज्ञानी या ब्रेनी बच्चों को ही ना लें, हमें वो भी चाहिए जिनके कि शारीरिक रूप से काफ़ी मजबूत हो, क्योंकि इन्फेंट्री के लिए रिक्वायरमेंट डिफरेंट होता है। ओवरऑल ये होता है कि सिंपल सिस्टम होता है, फेयरनेस होती है, ट्रांसपेरेंस है, फ्रेंडलीनेस, कैंडिडेट फ्रेंडली होता है। और एक जो टाउट्स और एजेंट्स की एक्टिविटीज़ है उस पे हमारी जो सेनाएं हैं वो हमेशा निगाह रखती है। और आप देखेंगे कि ओवर ए पीरियड ये जो टाउट्स हैं या एजेंट्स हैं, इनकी गतिविधियां बहुत कम होती जा रही हैं। कल्चरल और लीगल एस्पेक्ट को भी ध्यान रखना पड़ता है जब रिक्रूटमेंट करते हैं हम लोग। और आर्मी के अंदर ये आर्म फोर्सेस में वुमेन के लिए रिप्रेजेंटेशन का ध्यान रखना भी अब ज़रूरी हो गया है, उनको फेयर रिप्रेजेंटेशन दी जाती है। स्टेट गवर्नमेंट्स की मदद रिक्रूटमेंट के लिए हमेशा पड़ती है, क्योंकि सेटअप्स करना है, एडमिनिस्ट्रेशन करना है। और हम तो ये कहेंगे कि जो कैंडिडेट हैं उनको एज ए देश का अच्छा नागरिक के रूप में लॉ अबाइडिंग, जो कानून को फॉलो करता है और अनफेयर मींस को इस्तेमाल ना करें और रिक्रूटमेंट का आनंद उठाएं। एजेंट और इस तरह के जो टाउट्स हैं, दलाल हैं, उनके नज़दीक जाने की कोशिश ना करें। कोई गारंटी नहीं दे सकता आपके रिक्रूटमेंट की।
जी बिल्कुल। तो कर्नल साहब ने ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ कही है कि किसी भी दलाल के संपर्क में कोई भी ना आए, क्योंकि जो भर्ती होनी है वो बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल फेयर है और सभी के सामने होगी। और कर्नल साहब ये बात अच्छे से इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि वे डायरेक्टर रिक्रूटमेंट भी रह चुके हैं, यानी ये जो भर्ती प्रक्रिया जो मैं आपको बता रहा हूँ, इन सब भर्ती प्रक्रियाओं को उन्होंने देखा हुआ है। हालांकि अग्निवीर जो अग्निपथ योजना है वो हाल ही में लागू हुई है, हाल ही में उस योजना को लागू किया गया, लेकिन उससे पहले जितनी भी भर्तियां होती थी उसमें काफ़ी अहम रोल कर्नल साहब का वहाँ पर रहा है। तो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि कोई भी कैंडिडेट जो है वो दलालों के संपर्क में नहीं आए, ऐसे में पैसे ठगे जाने के साथ ही अभ्यर्थी जो है वो अग्निवीर भर्ती से बाहर भी हो सकता है। सर एक और बात आपसे जानना चाहेंगे कि जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई स्पेशल गाइडलाइन यहाँ पर होती है जब वो अग्निवीर भर्ती को में जाते हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये स्पेशल गाइडलाइंस का महत्व इसको बारीकी से कैंडिडेट को नोटिफिकेशन में पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक तो कितने दिन रुकने का आपको ठहरने का होगा वो उसमें समझना चाहिए। उनको ये भी पता लगना चाहिए कि कोई TADA नहीं मिलता, ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं मिलता है, DNS अलाउंस नहीं मिलता है। इंजरी कोई हो जाए तो उसके लिए सेनाएं जिम्मेवार नहीं रहती हैं, आपको कोई कंपनसेट नहीं करेगा, उसके लिए कंपनसेशन नहीं मिलेगा आपको। अपना जो यूज़र नेम है और पासवर्ड है जो आपने बनाया है वेबसाइट का, उसको हमेशा ध्यान रहना चाहिए। आपका वो मोबाइल नंबर जो कि आधार से लिंक है, मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, क्योंकि जब पर्टिकुलरली जब पहले मोबाइल कम थे अपने देश में तो एक ही फ़ोन से घर के पूरे मेंबर्स के आधार कार्ड बना दिए या जनरल कोई नंबर लेके बना दिए गए हैं। तो आप अपना आधार कार्ड को अपना मोबाइल नंबर से ज़रूर लिंक करें, साथ में लेके जाएं आधार कार्ड को। स्मार्ट वॉचेज और इस तरह के जो भी आज के गैजेट्स हैं जिससे वाईफाई से चलते हैं या ब्लूटूथ से जिनसे कॉपिंग कर सकते हैं, वो चीज़ें अलाउ नहीं की जाती हैं, इसलिए उनको लेकर ना जाएं अपने साथ में, कोई उनका महत्व नहीं है आपके लिए। और अगर बाई चांस कोविड का कहीं पर चल रहा है तो नहीं भी चल रहा है तो कोविड का सर्टिफिकेट अपने साथ लेके जाएं, शॉर्ट्स लेके जाएं। हमने जो देखते हैं कि रिक्रूटमेंट के अंदर कई बच्चे चड्डी में तक भागते हैं, वो सही नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। आप शॉर्ट्स रखें अपने साथ, PT शूज़ रखें, चाहे नंगे पाँव भागें, पेन होना चाहिए, रुमाल होना चाहिए, वाटर बॉटल होनी चाहिए, अपने लिए खाने की चीज़ें साथ होनी चाहिए। तो उससे आपको सुविधा रहेगी और आप भर्ती को आनंदमय और कॉम्पिटिटिव फॉर्म में ले सकेंगे। सर ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस की जब हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पर ये एक सवाल भी बड़ा अहम हो जाता है कि एक नौजवान जो भारतीय सेना का हिस्सा बनना चाहता है, अग्निवीर बनना चाहता है, तो उसको अपनी जो शुरुआती जो तैयारी है वो किस तरह से उसे करनी चाहिए, क्योंकि एक लंबा अनुभव आपका रिक्रूटमेंट में रहा है। तो ये जो शुरुआत है, जब एक व्यक्ति ने ये ठान लिया है कि मुझे सेना में जाना है, तो ये इसके बाद में जो शुरुआत है वो कहाँ से उस व्यक्ति की होनी चाहिए, यदि फिज़िकल एस्पेक्ट्स पे हम बात करते हैं तो? ऐसा है कि अगर किसी युवा ने या लड़की ने डिसाइड कर लिया है कि मुझे फ़ौज में भर्ती होना है जी, तो पहले तो ये निश्चय, जो कैरियर का निश्चय है कि मैं उसमें जाना चाहता हूँ या जाना चाहती हूँ, ये कैरियर निश्चय बड़ा समझ सूझबूझ के लेने का है। अपनी खुद की योग्यताओं को जानते हुए, अपने एप्टीट्यूड को जानते हुए, आपके टेस्ट को जानते हुए, आपको ये पहला सबसे बड़ी बात तो ये है। ये फ़ैसला अगर आपने ले लिया है कि मुझे जाना ही है, तो आप इसकी तैयारी कम से कम 6 महीने पहले, मैं ये कहता हूँ 16 साल की उम्र में आप अपना मन बना लें अग्निवीर बनने का जाना है तो, और उसकी तैयारी पुराने आप नोटिफिकेशंस को पढ़ लें, समझ लें कि क्या गाइडलाइंस है, किस कैटेगरी में मैं जा सकता हूँ। आप अपना चेक भी कर सकते हो वेबसाइट के ऊपर। अब ये एक तैयारी तो ये हो गई। दूसरा जो हमने बात की थी अभी एक पिछले रविवार को डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेशन सिस्टम की, उसकी पूरी तैयारी करके रखें, पहले कर लीजिए। लिखित परीक्षा में आपको अव्वल होना बहुत ज़रूरी है।
अव्वल का मतलब मैं ये मानता हूँ कि अगर 60% मार्क्स अगर आपके आते हैं तो आप कहीं स्टैंड करेंगे, और आपको अगर लगता है कि आप किसी विषय में कमज़ोर हैं तो उस विषय को आप ख़ास महत्व देके और पुराने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना शुरू कर दें। कोचिंग भी अगर आपको लेनी है तो किसी विशेष सब्जेक्ट के लिए लीजिए, कोई उसमें नुकसान नहीं ओवरऑल लेने के बजाय। फिज़िकल के लिए आप 3 महीना पहले तैयारी शुरू करिए, उसकी चर्चा अपन जब आने वाले एपिसोड्स में करेंगे डिटेल में किस तरह से तैयारी करना चाहिए। तो ये 3 मोटे एस्पेक्ट्स हैं जिन पे, और मेडिकल का मोटे तौर पे ये मैं बोल देता हूँ कि अगर मैंने आज तक किसी माँ बाप को नहीं सुना है वो कोई कहे कि मेरा बेटा फिट नहीं है, जिसको मिला वो कहता है मेरा बेटा तो फिट है, बेटी फिट है। एक्चुअल में कई शारीरिक कमियाँ होती है, बेटर है कि आप एक मेडिकल चेकअप करा लें। इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो हम सबको पता है, और जब हम इस विषय पर आएंगे तब और चर्चा करेंगे, तो मेडिकल चेकअप भी एक करा लें तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल, मेडिकल चेकअप जो है वो भी यदि करा लें तो बेहतर होगा, जिस तरह से कर्नल साहब ने हमें बताया। सर, जिस तरह से हमारी पहले बात हो रही थी कि जब रिक्रूटमेंट होता है तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में हर एक राज्य का जो है वो विशेष ध्यान रखा जाता है, तो क्या जब ये अग्निवीर और जो अग्निपथ जो योजना हमारी बनाई गई तो उस दौरान इन सभी चीज़ों को उसमें समाहित किया गया है कि किस राज्य से हमें कितने लोग या किस कैटेगरी के कितने लोग हमें लेने होते हैं, और क्या ये डेटा जो है ये आम लोगों के सामने होता है? जो कैंडिडेट यहाँ पर भर्ती में जाना चाह रहे हैं, क्या ये डेटा उनको पता होता है? ये जो आरएमपी की आप बात कर रहे हैं कि आरएमपी की जो वैकेंसीज़ है वो जो हेडक्वार्टर्स हैं, सर्विसेज हेडक्वार्टर्स हैं, वो वर्कआउट करके पास ऑन करते हैं। वो इन्फॉर्मेशन एआरओज़ वगैरह को होती है, जो वैकेंसीज़ अलॉट की जाती हैं वो एआरओ वाइज की जाएंगी। जैसे आर्मी का एग्जांपल ले रहे हैं, उसी तरह से नेवी एयरफोर्स में वो वैकेंसी ओवरऑल वो अपने एडवर्टाइजमेंट में देते हैं। एक ज़माना जब मैं खुद डायरेक्टर रिक्रूटिंग था, पहले हम वैकेंसीज़ पब्लिक नहीं करते थे, बट बाद में हमने रियलाइज़ किया कि हम पब्लिक करते हैं तो उसकी एडवांटेज है। एडवांटेज ये है कि अभ्यर्थियों को पता है कि 100 वैकेंसी है तो फिर मैं जाऊं या ना जाऊं। बिल्कुल। तो ये भी एक तरीका रहा है। इसकी डिटेल में कि कितने वैकेंसीज इस्तेमाल हुई हैं, किस स्टेट की कितनी नहीं हुई हैं, ये पब्लिक डोमेन में नहीं होती हैं। ये जो इनके हेडक्वार्टर्स है, सर्विस हेडक्वार्टर्स, वहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन पूरी होती है। मैं इस मौके पे ये बताना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए एक स्टेट की वैकेंसी 100 बनती है एग्जाम्पल के लिए, ओवरऑल साल की बात कर रहे हैं, ये पूरा साल का होता है, तो 100 बनती है, बट उस स्टेट से मान लीजिए 50 ही आए हैं, तो उस स्टेट की जो 50 वैकेंसी है दूसरे स्टेट को एआरओज अपने आप नहीं दे सकते हैं, जेडआरओ नहीं दे सकता है, आर्मी हेडक्वार्टर नहीं दे सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन देती है स्टेट टू स्टेट वैकेंसी ट्रांसफ़र करने का। विद इन द स्टेट फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट वो आर्मी हेडक्वार्टर भी बता देते हैं। सो ये ज़रूरी है कि मैं कहूँगा ये आरएमपी फैक्टर की ये जितने अभ्यर्थी हैं उनको ये जानना ज़रूरी है कि मान लीजिए राजस्थान है, झुंझुनू है, शेखावटी बेल्ट है, या पर्टिकुलर बेल्ट से जहाँ से बहुत बच्चे फ़ौज में जाते हैं, अल्टीमेटली रिक्रूटमेंट आपका आरएमपी फैक्टर के बेस पे ही होगा। जी बिल्कुल। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस को लेकर कर्नल भंडारी ने हमें बताई। सर बहुत बहुत धन्यवाद, जिस तरह से आपने बच्चों को गाइड किया है। ज़रूर रिक्रूटमेंट के लिए जब वे जाएंगे तो फील्ड पर उनका ये जो चीज़ें हैं ये सभी उनको काम आएगी। तो यह थे कर्नल भंडारी, जिन्होंने आज हमें बताया अग्निवीर की भर्ती प्रक्रिया के बारे में। अगले रविवार जब हम मिलेंगे तो उनसे बात करेंगे लिखित परीक्षा पर। साथ ही पत्रिका टीवी आपको मौका दे रहा है कर्नल आरएस भंडारी से सवाल पूछने का। यदि आप सेना भर्ती से जुड़ा कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल करिए arvind.palawat@in.patrika.com पर। अगले सप्ताह यूथ एंड सोल्जर में आपको मिलेगा उन तमाम सवालों का जवाब। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। बने रहिए पत्रिका टीवी के साथ। नमस्कार।